मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। ठोकरें खाकर हौसला मत हार ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी यदि हमको फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो ज़रूर करेंगे। और अगर आप सभी हमको यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि संस्कृत में अनुवाद किस तरीके से करते हैं, संस्कृत में अनुवाद करने का क्या तरीका होता है, उसी को हम लोग समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलिए हम शुरू करते हैं कि संस्कृत में अनुवाद किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी ध्यान देंगे कि संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए कुछ नियम होता है और उसी नियम के तहत हमको चलना होता है और उस नियम को सही तरीके से, अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से पढ़ करके समझना होता है। तो चलिए हम उस नियम को सही तरीके से समझ लेते हैं और उसके बाद से हम लोग अनुवाद बनाने की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अनुवाद जो होता है, संस्कृत में अनुवाद बनाने का जो नियम है वो है आपका कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन की हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन की हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको चार बातें देखने को मिल रही है। पहली बातें जो देखने को मिल रही है वो है कि कर्ता, दूसरा है आपका पुरुष, तीसरा है आपका क्रिया और चौथा आपका है वचन। यानी कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन की हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की करेंगे। तो सबसे पहले हम कर्ता को समझेंगे, उसके बाद से हम पुरुष को समझेंगे, फिर उसके बाद से क्रिया को और वचन को समझ लेंगे। तब हमारा अनुवाद बनाने का पूरी तरीके से जो शैली है, जो तौर तरीका है, उसको हम समझ लेंगे कि किस तरीके से अनुवाद को बनाया जाता है। और ये अनुवाद बनाने का बेसिक चीज़ होता है जिसको हम लोग पढ़ करके, समझ करके छोटे छोटे अनुवाद को बना सकते हैं। अभी अनुवाद बनाने का जो शैली है, जो तौर तरीका है, उसको हम लोग समझेंगे। तो ध्यान दीजिए कि जो दिया है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन की हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि कर्ता क्या होता है। ठीक है, तो यानी कर्ता की जब बात हो रहा है तो कर्ता क्या होता है, तो देखेंगे कि जो किसी काम को करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जो किसी काम को करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, दूसरे तरीका में जैसे बोला गया कि काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। तो आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे कि आप सभी के बीच जैसे बताया गया कि मैं पढ़ता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया कि मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, तो क्या कह रहा है कि काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। तो इस वाक्य में अगर आपसे पूछा जाए कि काम क्या हुआ है, तो आप सभी ये जानते हैं कि काम इसमें पढ़ना हुआ है। क्या हुआ है, पढ़ने का काम हुआ है। तब पढ़ने का काम कौन किया है, मैं। तो मैं क्या हो जाएगा, आपका कर्ता कारक हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि आप कर्ता कारक की पहचान करें तो कर्ता कारक की पहचान करने के लिए कौन लगा करके प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे, कौन लगा करके प्रश्न करेंगे और जो आपका उत्तर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, प्रश्न बनेगा कि कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, तो मैं पढ़ता हूँ, तो मैं आपका कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, तुम सभी पटना जाते हो, कौन पटना जाता है, तुम सभी, तो तुम सभी क्या हो जाएगा, तुम सभी क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। हम लोग यहाँ नहीं पढ़ते हैं, कौन यहाँ नहीं पढ़ते हैं भाई, तो हम लोग क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को कर्ता कारक समझ में जरूर आया होगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि आपको किसी भी तरीके से एक भी ऐसी बिंदु हो जो समझ में नहीं आए। अगर आप वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाइएगा तो फिर समझने में काफ़ी कठिनाई होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि अधूरा ज्ञान होता है वो जहर के समान होता है। आइए यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैं पढ़ता हूँ, आपको बताया गया कि कौन लगा करके प्रश्न करेंगे तो कर्ता की पहचान करेंगे, यानी कौन पढ़ता है, तो मैं पढ़ता हूँ। अब आते हैं और देखते हैं कि संस्कृत में जो पुरुष होता है तीन होता है। देखिए, जब पुरुष का जो टॉपिक आएगा तो उस टॉपिक में हम लोग विस्तृत तरीके से बताएंगे कि पुरुष कहते किसे हैं, पुरुष क्या होता है, पुरुष के कितने भेद होते हैं, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। ये सारी बातें को हम लोग पुरुष के टॉपिक में हैंडल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जिससे आपका काम चलने वाला है तो सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि पुरुष जो संस्कृत में होते हैं, चाहे हिंदी में
तीन होते हैं। पुरुष कितने होते हैं? तीन होते हैं। पहला जो होता है आपका वो होता है प्रथम पुरुष, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका मध्यम पुरुष, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका उत्तम पुरुष। इतना ध्यान रखेंगे, यानी कि पहला आपका प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष होता है। और प्रथम पुरुष में जो आता है वो आप सभी यहाँ पर देखेंगे, जो आप प्रथम पुरुष के अंतर्गत देखेंगे तो दिया है सह तौते, यानी ये प्रथम पुरुष का कर्ता होता है। तोम इवाम यम ये मध्यम पुरुष है, अहम अवाम वयम ये उत्तम पुरुष है। बस इतना याद रखना है आपको कि संस्कृत में पुरुष की संख्या तीन होती है। प्रथम पुरुष में आपका आता है सह तौते, मध्यम पुरुष में आपका आता है तोम इवाम यम, और उत्तम पुरुष में आता है अहम अवाम और वयम। ठीक है, अब इसके बाद से हम ध्यान देंगे, इसके बाद से हम बात करते हैं किसके बारे में? तो वचन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम बात करते हैं? वचन के बारे में। तो वचन के बारे में ध्यान देंगे तो वचन भी संस्कृत में तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। वचन की संख्या कितनी होती है? तीन होती है। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में दो होती है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन जब बात हम संस्कृत की करते हैं तो संस्कृत में वचन की संख्या तीन होती है। पहला जो होता है आपका एक वचन होता है, दूसरा जो होता है द्विवचन होता है, और तीसरा होता है वो आपका बहुवचन होता है। अब वचन की बात हो गई कि वचन तीन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आते हैं हम क्रिया की तरफ, यानी किसी भी वाक्य में क्रिया की जब हम परिभाषा देखेंगे तो किसी भी वाक्य में काम का करना या होना समझा जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। किसी भी वाक्य में काम का करना या होना समझा जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि किसी भी वाक्य में काम का करना या होना समझा जाए उसे हम लोग क्रिया कहेंगे। जैसे एक वाक्य में पहले ही आपको बोला गया था कि मैं पढ़ता हूँ, तो इस वाक्य में काम क्या हुआ था? पढ़ने का काम हुआ था, तो पढ़ना क्रिया हो जाएगा। काम जो हो गया वो क्रिया हो गया। तो किसी भी वाक्य से यदि आप क्रिया की पहचान करना चाहें तो उससे आप सिर्फ इतना पूछेंगे कि काम क्या हुआ है, काम क्या हुआ है, और जो काम हो गया वही आपका क्रिया हो जाएगा। जैसे मैं दौड़ता हूँ, काम क्या हुआ है जी? तो दौड़ने का काम हुआ है, तो दौड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तुम लोग यहाँ हंसते हो, काम क्या हुआ है? हंसने का काम हुआ है, तो हंसना क्या हो गया? क्रिया हो गया। मैं नहीं पढ़ता हूँ तो काम क्या हुआ है? नहीं पढ़ने का काम हुआ है। पढ़ने का काम नहीं पढ़ने का, तब यहाँ काम क्या हो गया? पढ़ना काम हो गया। ठीक है, तुम लोग कब तक पटना जाओगे? काम क्या हुआ है? जाने का काम प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर जाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि इसमें क्रिया के जितना सारा क्रिया होता है, जैसे कि पढ़ना, लिखना, उठना, चलना, हंसना, दौड़ना, गाना, रोना, सबके अंत में ना आ रहा है। क्या आ रहा है? सबके अंत में ना आ रहा है। तो आमतौर पर हम लोग कह देते हैं या कहा जा सकता है कि जिसके अंत में ना देखिए उसे हम क्रिया कह देते हैं। जिसके अंत में ना देखिए उसे हम क्रिया कह देते हैं। लेकिन ये बात मेरे दोस्त 100% सही नहीं है कि जिसके अंत में ना आए उसे आप क्रिया कहिए, ये सही नहीं है। लेकिन ये भी बात सही है कि जितना क्रिया होता है सबके अंत में ना होता है। अब कुछ अपवाद में होते हैं, जैसे कि पटना, इसके अंत में ना है लेकिन ये क्रिया नहीं है। ये कौन सा शब्द है? ये आपका संज्ञा शब्द है। ठीक है, उसके बाद से अपना, अपना की बात करते हैं, इसके अंत में भी ना है लेकिन ये क्रिया नहीं है। ये कौन सा शब्द है? ये आपका सर्वनाम शब्द है। उसके बाद से लुधियाना, क्या हो गया? लुधियाना, इसके अंत में भी ना है, तो ये क्या है? ये भी आपका संज्ञा शब्द है, ये क्रिया है नहीं। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि जिसके अंत में ना रहता है वो क्रिया रहता है, लेकिन हर एक शब्द के अंत में ना रहे ये जरूरी नहीं है कि वो क्रिया रहे। अब आते हैं अनुवाद की तरफ कि अनुवाद की पर जो नियम कहता है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन की हो क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की करेंगे। ठीक है, कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन की हो क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की करेंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जो बात क्या है कि कर्ता यदि आपका प्रथम पुरुष एक वचन का रहेगा तो इसके साथ क्रिया भी देंगे तो उसे प्रथम पुरुष एक वचन का ही देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि संस्कृत में क्रिया को हम लोग धातु कहते हैं। संस्कृत में क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। और हिंदी में हम लोग क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो आपका कह रहा है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का हो क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। तो यहाँ पर जो दिया है कि प्रथम पुरुष एक वचन, कहने का मतलब कि यदि ये
सारा संस्कृत का आपका जो ये कर्ता हो गया, ठीक है, क्या हो गया कर्ता, कि प्रथम पुरुष एक वचन का है। कर्ता क्या है आपका प्रथम पुरुष एक वचन का, यदि स हो गया तो इसके साथ हम क्रिया भी देंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन का देंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्रिया जब हम बनाते हैं तो किस तरीके से हम लोग क्रिया बनाएंगे, पहले अब क्रिया का फंडा तैयार कर लेंगे, उसके बाद से हम लोग अनुवाद को बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम लोग संस्कृत में अनुवाद बनाते हैं तो हम इसके भी कुछ नियम होते हैं, जो नियम को मैंने आपको बताया, और कुछ प्रकार से होते हैं जो आपको, जैसे मान लीजिए कि अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस का होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस इत्यादि आप सभी पढ़ते हैं, यानी प्रेजेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। इसी प्रकार इसमें भी, इसको भी हम लोग लकार कहते हैं, किसके अंतर्गत लेकर चलते हैं, लकार के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, लकार के, जिसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में हम टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, और हिंदी में काल बोलते हैं, उसी को हम लोग संस्कृत में लकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लकार बोलते हैं। और प्रश्न बनता है, बिहार बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल लकारों की संख्या कितनी है। तो मेरे दोस्त ये बात ध्यान रखेंगे कि कुल लकारों की जो संख्या है वो कितनी है, 10 है। कुल लकारों की संख्या कितनी है, 10 है ना। लेकिन आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th के सिलेबस में आपको 5 लकार को ही पढ़ना है। तो ये बात नहीं है कि अगर आप 5 लकार को ही आपको पढ़ना है, तो अगर आपसे पूछा कोई, या फिर अगर आपके एग्जाम में आ गया कि लकारों की संख्या कितनी है, तो आप 5 लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको लगाना है 10। कितना लगाना है, 10 लगाना, यानी कुल लकारों की संख्या कितनी है, 10 है, पढ़ना 5 गो है। अब इस कुल लकार 10 में से 5 गो कौन कौन से ऐसे लकार हैं जिनको हमको पढ़ना है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि जो आपको पढ़ना है वो है आपका लट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, क्या होता है, वर्तमान काल। दूसरा जो आपका पढ़ना है वो आपका पढ़ना है लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, क्या होता है मेरे दोस्त, भूतकाल। उसके बाद से आपको जो पढ़ना है वो है आपका लिरिट लकार। कौन सा लकार है, लिरिट लकार। लिरिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल, क्या होता है मेरे दोस्त, भविष्यत काल, ठीक है। उसके बाद से आपका होता है लोट लकार। कौन सा लकार होता है, लोट लकार। और लोट लकार का मतलब होता है अनुज्ञा, यानी कि आदेश के अर्थ में। उसके बाद से आपका आता है विधि लिंग लकार। कौन सा लकार आता है, विधि लिंग लकार होता है। इसका मतलब होता है चाहिए के अर्थ में, क्या होता है, चाहिए के अर्थ में होता है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि लट लकार यानी कि वर्तमान काल होता है, लंग लकार यानी भूतकाल होता है, लिट लकार यानी भविष्यत काल होता है, लोट लकार यानी कि अनुज्ञा होता है, और विधिलिंग लकार यानी कि चाहिए के अर्थ में होता है। तो इस सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। यानी कि लट लकार, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट टेंस में अनुवाद को बनाते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, तब प्रेजेंट टेंस में आप पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लट लकार को जब शुरू करेंगे तो लट लकार के बारे में पढ़ेंगे। यानी लट लकार कह रहा है यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल कहने का मतलब क्या हुआ, यानी जो काम आपका वर्तमान में जारी है, वर्तमान समय में जो काम आप कर रहे हैं, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, उठता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, वह आ रहा है, सीता गा रही है, रमेश पढ़ रहा है, मदन पटना जा रहा है, इत्यादि इस तरीके का वाक्य आपको वर्तमान काल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे और शुरू करेंगे अब कि वर्तमान काल में अनुवाद किस तरीके से बनाते हैं, इसको हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो वर्तमान काल में जब हम लोग अनुवाद बनाने का प्रयास करते हैं और समझते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि धातु रूप तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, धातु रूप तैयार करते हैं। तो धातु रूप किस तरीके का तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, ये चीज़ आप सभी देखेंगे। तो देखिए, धातु रूप जब हम लोग तैयार करते हैं, तो धातु रूप तैयार करने के अंतर्गत यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि धातु रूप जो हम तैयार करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको लिख दिया गया, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका हो गया लट लकार, हम शुरू करते हैं, लट लकार शुरू किया गया आपका। ठीक है, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है, वर्तमान काल होता है। ठीक है, लट लकार मतलब वर्तमान का। और इसके प्रत्यय को हम शुरू कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका लिख दिया गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ आपका हो गया प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष।
ठीक है। इसका प्रत्यय होता है लट लकार का ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह और आमह। ये जो आपको प्रत्यय देख रहे हैं लट लकार वर्तमान काल का प्रत्यय है। इसी प्रत्यय की सहायता से आप दुनिया के कोई भी धातु रूप हो, जैसे आप मान लीजिए कि हंस, पठ, लिख, चल, धाव इत्यादि जो भी आपको धातु दिखाई दे वो धातु रूप आप इसमें बना सकते हैं। किसमें? सिर्फ और सिर्फ वर्तमान काल में, क्योंकि ये वर्तमान काल का ही प्रत्यय है और वर्तमान काल के प्रत्यय से ही आप वर्तमान काल के धातु रूप बनाएंगे। ठीक है। तो अब देखेंगे, जैसे एक मैं धातु लेता हूँ पठ, क्या लेता हूँ? पठ, और पठ मतलब होता है मेरे दोस्त पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना होता है। तब पठ का रूप यदि आप चलाइएगा तो यहाँ पर पहले इसका हम फंडा तैयार कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ आपका हो गया एक वचन। ठीक है। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, और वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छी लग रही हो, अगर हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकें। ठीक है। तब प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया और उत्तम पुरुष हो गया। अब देखिए धातु रूप हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे पठ धातु लिया गया है और बनाना किस में? हमको लट लकार में बनाना है। तब पठ में ती को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा पठती। पठ में तह को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा पठत। यानी इसके अंत में ही हमको जोड़ते जाना है। पठ के अंत में यानी लास्ट में हमको जोड़ते जाना है। ती, तह, अंति, सी, थह, थह, आमी, आवह, आमह, इसको हमको ऐड करते जाना है। तब पठ में ती को जोड़े हैं तो बना है पठती। पठ में तह को जोड़ेंगे तो बनेगा पठतः। पठ में अंति जोड़ेंगे तो आपका बनेगा पठंती। ठीक है। फिर पठ में सी जोड़ेंगे तो आपका बनता है पठसी, और पठ में थह को जोड़ते हैं तो आपका बनता है पठथह। पठ में थ को जोड़ते हैं तो आपका बनता है पठत, और पठ में आमी जोड़ते हैं तो आपका बनता है पठामी। पठ में आवह जोड़ते हैं तो आपका बना पठावह। पठ में आमह जोड़ते हैं तो आपका बनता है पठामह। इस प्रकार से ये बनकर तैयार हुआ धातु रूप पठ धातु लट लकार वर्तमान काल का कि पठती है, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। यदि आप इसी तरीके से और अन्य धातु रूप बनाने का प्रयास करें लट लकार वर्तमान काल में, जैसे कि हंस मतलब होता है हंसना। क्या होता है? हंसना। तो हंस का यदि आप रूप चलाना चाहें तो हंस में ये जितना आपका ती, तह, अंति, सी, थह, थह, आमी, आवह, आमह दिया है सबको ऐड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। जैसे हंस में ती को जोड़ेंगे तो आपका बनेगा हंसती। हंस में तह को जोड़ेंगे तो बनेगा हंसतः। हंस में अंति जोड़ेंगे तो हसंती, हंससी, हंसथः, हंसथ, हसामी, हसावह, हसामह। लिख का बनाना चाहें यदि आप, लिख का मतलब होता है लिखना, तो लिखती, लिखतः, लिखंती, लिखसी, लिखथः, लिखथ, लिखामी, लिखाव, लिखामा। ये रहा आपका लट लकार वर्तमान काल का। अब हम लोग यहाँ से छोटे छोटे अनुवाद को बनाना सीखेंगे और छोटे छोटे अनुवाद के साथ बड़े बड़े अनुवाद बनाना भी सीख जाएंगे। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने समय से अगर आप अपना समय दे करके और धैर्य के साथ अगर अभी तक आप बैठे हुए हैं तो समझिए कि आप में एक सीखने की ललक है, संस्कृत लैंग्वेज की समझने की एक चाह है। तो अगर संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा यदि आपको समझने की और सीखने की मन में इच्छा हुई है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, आपको ज़रूर सिखा दूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अब हम लोग अनुवाद बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं एक यहाँ पर लिखता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ध्यान देंगे, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। तो अब मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले इस वाक्य से हम प्रश्न करते हैं कि इसमें कर्ता क्या है। कोई भी अनुवाद बनाते हैं, अनुवाद बनाते समय तीन चीज़ों को देखना होता है कि वह किस लकार का है,
किस लकार का है और उसमें कर्ता क्या है और क्रिया क्या है। मात्र 3 चीज़ ध्यान देंगे, उसके बाद से अनुवाद आपका स्वयं ही बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, तो ये किस लकार का है, और जाहिर सी बात है कि हम लोग वर्तमान काल पढ़ रहे हैं तो वर्तमान काल वाला ही अभी आपको वाक्य दिया जाएगा। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि जब हम वर्तमान काल वाला पढ़ रहे हैं तो वर्तमान काल वाला पढ़ा दे। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमें पढ़ा दिया फिर बाद में अगर आपको बनाना हो तो फिर कैसे पहचान करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है ना कि मैं पढ़ता हूँ, इस वाक्य से लगेगा कि ना काम चल रहा है या कि काम जारी है। जब मैं पढ़ता हूँ, हंसता हूँ, यानी दैनिक जीवन में प्रयोग का जो चीज़ें होती है वो आपका वर्तमान काल में ही आता है। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ, तो ये तो आपको स्पष्ट हो गया कि ये लट लकार का है। किस लकार का है? लट लकार, यानी कि वर्तमान काल का है। तो अब ये चीज़ भी आपको स्पष्ट हो गया कि जब लट लकार वर्तमान काल का है तो लट लकार वर्तमान का ही हम इसमें धातु रूप देंगे। तो इसमें देखेंगे कि क्रिया क्या है। क्रिया यानी कि संस्कृत में धातु बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये चीज़ याद रखेंगे कि जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं उसको संस्कृत में धातु कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ता। क्या है? पढ़ता, यानी कि पढ़ना। पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। ये चीज़ याद हो गया। और पठ का आपका यहाँ पर फंडा जो है वो तैयार करके रखा हुआ है ऑलरेडी पहले से। अब देखते हैं कि कर्ता इसमें क्या है। तो इस वाक्य से प्रश्न करेंगे कि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं यानी कौन पढ़ता है? तो मैं की यानी कि कर्ता की पहचान हो गई। अब अनुवाद के नियम को पढ़ेंगे कि अनुवाद का नियम कहता है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन की हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की करेंगे। तो क्रिया जिस पुरुष हो, कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन की हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की करेंगे। तो कर्ता आपका मैं है और मैं कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है, तो वो कैसे पहचान होगा? वो ऐसे पहचान होगा जो आपका यहाँ पर दिया गया है कि सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम अवामोयम, जो आपका दिया गया है। यहाँ से आप पढ़ेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर जो मैं का जो संस्कृत होता है वो होता है, यहाँ पर देखिए और मैं दिया है तो मैं का यहाँ पर अहम दिया है ना, तो अहम देखेंगे कि अहम कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो अहम कौन सा पुरुष का है जी? तो उत्तम पुरुष के सामने है तो उत्तम पुरुष का हो जाएगा। किस लाइन में है? तो आपका अहम के लाइन में है, और एक वचन के लाइन में है। अहम के लाइन में नहीं, एक वचन के लाइन में है। तो आपका उत्तम पुरुष एक वचन हो गया। अहम क्या हो गया? उत्तम पुरुष एक वचन हो गया। तो यहाँ पर हमने ये लिख देंगे अहम। और ये मैंने स्पष्ट और आपको आप जान गए या आप सभी लोग जान गए, मैं भी जान गया कि अहम क्या है आपका? उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो कह रहा है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन की हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की देंगे या उसी वचन पुरुष और उसी वचन की करेंगे। तो आपका जो अहम जो हो गया प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन का हो गया। तो ये आपका जो कर्ता की यदि आप पहचान कर लिए तो अब क्रिया भी सेम देंगे, उसी पुरुष और उसी वचन का ही देंगे। तो यहाँ पर क्रिया जो दिया गया है वो पढ़ना है। तो पढ़ना का जो आपका पढ़ धातु तैयार करके रखा हुआ है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है आपका? पठामी। तो ये हो जाएगा अहम पठामी, यानी मैं पढ़ता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट? अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, एक और मैं वाक्य लेता हूँ कि रमेश या महेश खेलता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, महेश खेलता है, महेश खेलता है। ठीक है, महेश खेलता है तो महेश का होता है मेरे दोस्त महेश। और किसी भी नाम में अभिधेय नाम मात्रे प्रथमा सूत्र पढ़िएगा तो किसी भी नाम यदि अकारांत का होता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है, तो महेश का महेशा हो गया और उसमें प्रथम पुरुष एक वचन होता है यदि एक नाम हो तो महेश का महेशा हो गया और इसमें प्रथम पुरुष एक वचन है। तो जब ये कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का हो गया तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही देंगे। तो क्रिया इसमें क्या लगने वाला है? खेलना। खेलने का होता है क्रीड, है ना? क्रीड होता है, तो क्रीड होता है या फिर खेलना का खेल भी लगा सकते हैं। तो इसका हो जाएगा खेलती, है ना? खेल में ती को जोड़ देंगे तो खेलती हो जाएगा। या फिर अगर किन्हीं को डाउट लग रहा हो कि भाई खेलती भाई क्या लिख दिए, तो खेलती का एक होता है आपका क्रीड, ये हो जाएगा आपका क्रीडती। खेलती या क्रीडती, यानी महेशा खेलती तो महेश खेलता है, या फिर महेश क्रीडति यानी महेश खेलता है। यही हुआ। उसी प्रकार से मोहन हंसता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर देखेंगे सह मतलब वह होता है, तो वह पढ़ता है तो सह पठति, सह पठति, वह पढ़ता है, सह पठति, वह सह मतलब वह होता है तो सह वह, यानी प्रथम पुरुष एक वचन में है तो इसके साथ हम क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का दिए हैं, यानी सह पठति, इसका मतलब हुआ वह पढ़ता है।
है ना। उसके बाद से दिया है कि तऊ, तऊ दिया है तो तऊ आपका प्रथम पुरुष द्विवचन का है और तऊ का मतलब होता है, यहाँ पर देखेंगे तऊ का मतलब यहाँ पर वे दोनों दिया है ना, तो वे दोनों आपका प्रथम पुरुष द्विवचन का हो गया। तो इसके साथ क्रिया भी देंगे तो प्रथम पुरुष द्विवचन का ही देंगे, तो तऊ पठत, जिसका मतलब होता है वे दोनों पढ़ते हैं, है ना। अब बात आएगा कि वे लोग पढ़ते हैं, तो वे का संस्कृत क्या होता है, तो वे का संस्कृत यहाँ पर देखेंगे वे लोग का कि ते मतलब वे लोग होता है, तो हम लोग ते लिख देंगे, यहाँ पर ते दिया है और ते देखेंगे आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का है। तो इसके साथ यदि आप क्रिया देंगे तो वो भी प्रथम पुरुष बहुवचन का ही देंगे, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रिया क्या है, पठंती है, तो ते पठंते, यानी कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन का। इसको गांठ बना करके रख लेंगे, बिल्कुल एकदम माइंडसेट तैयार कर लेंगे कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का रहेगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन का ही देंगे। बिल्कुल ये 100% सत्य है और यही अनुवाद बनाने का आपका तौर तरीका है। अगर आप सभी लोगों को यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करेंगे, मैं और बेहतर तरीके से आप सभी को समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। अब यहाँ पर आप सभी ध्यान देंगे कि अब इसके बाद से जैसे मैं लट लकार शुरू किया हूँ, अब लट लकार में जैसे हम लोग अनुवाद बना रहे हैं छोटे छोटे, अब इसके बाद से हम लंग लकार पढ़ाएंगे, लंग लकार के बाद लिट लकार के बाद से विधिलिंग लकार, लोट लकार इत्यादि सारे लकार सिलसिलेवार लाइन बाय लाइन चलते चलेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को यदि समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और यदि चैनल पर आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और यदि आप सभी हमको फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक चैनल को भी फॉलो करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।